Hello. So I think I'm audible. My name is Dr. Neha Rajput and इस साल के UPSC Civil Services Examination 2023 में I have secured a rank of 51. So I'll start थोड़ा सा मेरे जर्नी के साथ. मैं कोशिश करूँगी हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ so that जो लोग देख रहे हैं through and through I'll be able to relate. And then हम doubt session start कर सकते हैं. So I am from the city of Jalgaon in Maharashtra. मेरा most of the schooling as well as 11th and 12th grade वहीं से हुआ है. And उसके बाद I joined my medical college in Seth GS Medical College and KM Hospital in Mumbai. तो वहाँ से मैंने अपनी MBBS करी है and I passed out in 2022. उसके बाद एक्चुअली मेरा जर्नी जो है ऑफ यूपीएससी स्टार्टेड इन 2021 जहाँ आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू परस्यू फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. So I thought that because I am already in a sector जो कि service oriented है और UPSC can be a much better option in terms of the diversity that it provides और जो scope है वो और ज़्यादा है. तो इसके कारण मुझे लगता है कि मैंने वो स्विच करने की सोची एंड 2021 में बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप आई कुडंट स्टडी मच बट मैंने कोशिश करी कि मैं जो न्यूज़पेपर हैं वो पढ़ पाऊँ रोज़ के रोज़ एज वेल एज जो क्या कहते हैं जो पॉलिटी इकोनॉमी एंड सब्जेक्ट्स एंड बेसिक्स उसके कुछ कवर कर पाऊँ. तो उसके बाद मेरा ऐसा रहा कि मैंने 2022 में जो स्टार्ट किया था मैंने अगस्त 2022 में स्टार्ट किया. आई डिड बेसिक बुक्स जो कि आई थिंक मैंने मेरे टेलीग्राम आई वुड नॉट रिपीट बिकॉज उससे बेटर मैं शायद प्रॉबेबली कोशिश करूँगी दैट आई वुड एड्रेस योर डाउट्स इफ एनी. तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने बुक्स अपलोड करी हुई है. बिल्कुल बेसिक बुक्स मैंने कोशिश करी थी कि मैं अपलोड कर पाऊँ. जस्ट अ मिनट. के बाद आई स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स. मैंने एक कोर्स भी लिया था जो कि बायजूस का एक टैबलेट कोर्स आता था. सो दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज एबल टू गो थ्रू द बेसिक कंसेप्ट्स ताकि मैं उन चीज़ों को बेटर पढ़ पाऊँ किताबों से. उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप ऑप्शनल जो है जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है टू चूज़. सो मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड. जो ह्यूमन जेनेटिक्स पार्ट होता है एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट होता है it becomes a little easier for us to understand as well as वो portion finish करना easy हो जाता है. And secondly, as compared to medical science, it was a lot shorter and easier to revise that way. So इसीलिए मैंने वो optional choose किया था. मेरे प्री का मेंस का और इंटरव्यू का आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट. Yes. So my pre, actually I was very scared कि because it was my first time. मुझे लगता है प्री से सभी को डर लगता है. तो मैंने कोशिश की थी कि I could give 3 whole months because it was a first attempt. You do not know a lot about things कि प्री में कैसे वर्क करती हैं. तो प्री के लिए मेरे 3 ही सजेशंस रहते हैं यूजुअली एंड आई थिंक कि वो वर्क करने चाहिए फॉर एवरीवन. द फर्स्ट इज PYQs. PYQs से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्क एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स एज वेल जो CDS वगैरह भी होता है उनके भी कुछ सम अमाउंट ऑफ सिलेबस ओवरलैप करता है. सो दोज क्वेश्चंस इज वेल. तो यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या थीम्स पर क्वेश्चंस आते हैं. The second thing is CSAT. I think I was very lucky enough that this year I could, get the qualifying marks in CSAT because काफ़ी difficult था, even in maths. But in the paper आपका temperament और mindset कैसा रहता है वो बहुत matter करता है. So अगर कोई आपको challenging और या फिर मैं कहूँ surprising paper भी नज़र आता है
तो you should rather keep a calm mind and try to solve as many easy questions as you can. Difficult वाले any which ways could result into a negative spiral कि आपको वो नहीं आए, and then you're depressed in the paper itself. So with CSAT, I would say that you should focus more on solving the easier parts first, because it's a qualifying paper. With GS, again, the number of attempts, etc., depends कि paper किस तरीके का है. मैंने पहले सोचे थे कि 87 to 89 attempt करने हैं, but 87 to 90 attempt करने हैं, but in the actual paper I ended up attempting 78 to 80 because the paper was a little difficult. Another thing about prelims is I think again the 1 month जो आपका होता है उसमें एक routine बना लीजिए कि morning में you are solving paper so that your mind is set that way. This is about pre, I think, pretty much. I would not advise more than this. I think this year you should give more mocks, because the more you practice, आपको शायद वो जो surprising धक्का या ऐसे जो एग्जाम में फेस करना पड़ता है, with papers you will get acclimatized कि आप उसको कैसे solve कर सकते हैं. So that is about pre. मेंस आई कैन टेल यू अ बिट मोर. मैंने मोस्टली मेंस के जो नोट्स थे वो काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाए थे. मैंने जो भी कोचिंग की मटेरियल अवेलेबल होती है उसी से अपने अपने हिसाब से या मुझे जो नोट्स मुझे समझ आए वैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे. शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको ही बस रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं. सो सम थिंग्स आर वेरी कॉमन सेंसिकल इन मेंस, कि जैसे कि जो पेस्टल अप्रोच होता है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली आप जो मल्टी डिमेंशनली सोचते हैं इन दी मेंस एग्जाम, दैट इज देयर. एंड PYQs also, PYQs help you a lot in understanding whether or not आप सही तरीके से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं. What else about mains? So mains का I genuinely feel that आप कोशिश करिए कि आप प्री के पहले से क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. Although मैं नहीं कर पाई थी, I think I would have scored a better in my GS papers as compared to this thing if I would have done the more of my practice, but because of time constraints मैं नहीं कर पाई थी. तो आपको ज़रूर करना चाहिए एंड सेल्फ एवेल्युएट कीजिए कि वेदर और नॉट आप कोई ना कोई डिमांड मीट कर पा रहे हैं या नहीं. सो दिस इज अ बिट अबाउट GS. Essay and ethics, I think I have done very averagely, but at the same time I have scored enough to get through the list. So I would say कि essay की strategy मेरी ये रही थी कि एक स्ट्रक्चर होता है. पहली बात तो मुझे लगता है कि आप कुछ टॉपर्स के एसेज देख लीजिए, या कहीं से आपको काफ़ी सारा आजकल मटेरियल मिल जाता है, उसके थ्रू देख लीजिए. जस्ट गो थ्रू इट. कोई बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसे. एक आप आइडिया ले लीजिए रफली कि क्या क्वेश्चंस आए हैं. प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स है उनको देखिए. आप पहले तो क्वेश्चन मार्क ये करिए कि आपको टॉपिक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है. टू राइट अ गुड ऐसे आपको वो टॉपिक रिलेटेबल लगना चाहिए, या जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो लगना चाहिए. अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप बेटर लिख पाएंगे, अपने व्यूज़ बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे उस हिसाब से. सो चूज अ सब्जेक्ट या चूज अ टॉपिक लाइक दैट. PYQ से आपको एक आइडिया आ जाएगा. सेकेंडली स्ट्रक्चर होता है ऐसे का, विच आई थिंक अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि आप लिख सकते हैं. पहले तो काफ़ी मुझे लगता है हर किसी का बेसलाइन अलग होता है, तो आई वॉज थोड़ा सा ये कि नहीं लिख तो लेंगे बट एक बार स्ट्रक्चर देख लिया जाए. सो आई डिड स्ट्रक्चरिंग फ्रॉम अ फ्यू यूट्यूब वीडियोज़. काफ़ी सारे टॉपर्स हैं या जो कोचिंग है उन्होंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस डाले हैं कि ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है. सो माई स्ट्रक्चर वॉज दैट आई यूज टू फर्स्ट यूज एन एनेक्डोट या पोएम जो मैंने कुछ प्रिपेयर करके रखे थे. तो एनेक्डोट इज एनी स्टोरी जो आपने या आपने कभी पढ़ी हो या आपके साथ हुई हो, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है. आई यूज टू यूजुअली चूज स्टोरीज विच आर वेल नोन. जैसे कि अगर आप देखें कि एक मैंने स्टीव जॉब्स के स्टोरी के मतलब जो मेरे प्रैक्टिस ऐसे है उसमें लिखा था, तो मुझे लगता है स्टीव जॉब्स ये काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी हैं. सो जो एग्जामिनर है उन्हें भी इसके बारे में पता भी होगा या उन्हें रिलेटेबल भी लगेगा.
तो एनेक्डोट्स ऐसे है कि कोई महाभारता से या रामायणा से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी उस टॉपिक के लिए रेलेवेंट हो। तो आप ऐसी कोई स्टोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं आजकल, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, जो आप अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं। सो कंटेंट बिल्डअप करने की ज़रूरत है। आपको पोएम्स और कोट्स भी जो हैं, जो मैंने कुछ शॉर्ट इसमें बना लिए थे कि जो मैं हर जगह यूज़ कर पाऊँ। तो यू कैन मेक नोट्स फॉर दैट। मैंने ऐसे के लिए इतना ही किया था, एंड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस इज़ नीडेड, क्योंकि अगर आपने पहले कभी भी नहीं लिखा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हर संडे टू संडे एक ऐसे लिख सकते हैं, और या तो आप पीयर्स से इवैल्यूएट करवाइए कि मतलब कहाँ पे क्या है, आपकी गलती क्या हो रही है, एंड लाइक दैट यू कैन डू। अनदर थिंग आई वुड सजेस्ट फॉर एथिक्स इज कि आप एथिक्स के भी द सेम स्ट्रैटेजी कि आप पहले तो टॉपर्स के देखिए कैसे हैं, कॉपीज क्या हैं, क्या लिखना है, क्या डिमांड है, एट्सेट्रा। देर आर लॉट ऑफ नोट्स। आई नेवर सजेस्ट कि आप खुद के नोट्स बनाइए। मुझे लगता है टुडे इन द मार्केट काफ़ी शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं ड्यूरिंग द मीन्स टाइम इटसेल्फ। तो आपको जो भी नोट्स लगते हैं कि आर रिलेवेंट टू यू, या जिसके थ्रू आप आंसर्स खुद से लिख पाएंगे, तो आप दोबारा उसके नोट्स मत बनाइए, उसी को रेफर करिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। सो फोकस मोर ऑन आंसर राइटिंग दैन मेकिंग योर ओन नोट्स। कुछ नोट्स येस मैंने अपने एथिक्स के, जो मुझे लगता था कि ये मैंने ब्रेन स्टॉर्म करके बनाए हैं, जो मैंने अपने थिंकिंग से कि कोई सवाल है उसको सोच कर कि वाई फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, सो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, ये मैंने खुद से लिखे थे। तो ऐसे आप कुछ नोट्स बना सकते हैं, या कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। एथिक्स के लिए नहीं, आई थिंक एवरीवेयर थ्रू आउट द जीएस, थ्रू आउट योर ऑप्शनल, द मोर डायग्राम्स आप यू ड्रॉ, जितने डायग्राम्स आप ज़्यादा बनाएंगे उतने ज़्यादा आई थिंक मार्क्स फेच कर पाएंगे। So you should focus a lot on the diagrammatic representation. एग्जामिनर का जो आप पेपर प्रेजेंटेशन है, अगर वो अच्छा रखेंगे, सो आई थिंक दैट फेचेस यू मोर मार्क्स। टू रीड अ गुड डायग्राम या पॉइंटर्स बिकम्स अ लॉट easier for the examiner. Hence I would suggest that. For anthropology, I think I will go in a bit of detail, जो मैं शायद in other sessions नहीं जा पाई हूँ. So why anthropology? I've already told you why anthropology. दूसरी बात ये होती है, सिलेबस देखिए। मैंने सिलेबस देखा, मुझे पता था कि इसमें से मैं काफ़ी कुछ ऑलरेडी जानती हूँ, लाइक ह्यूमन जेनेटिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी वगैरह। सो आई फाउंड इट रेलेवेंट। उसके बाद देर आर टू ऑप्शंस इफ़ यू आर प्रिविलेज इनफ to join coaching, which I was. I am thankful for that. तो टाइम की कमी होने के वजह से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। उससे कि ये बस फ़ायदा मुझे लगता है कोचिंग का दो होता है कि अगर बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है जो आपके लिए ग्रास्प करना अदरवाइज मुश्किल होता है, वो इजी हो जाता है। एंड सेकेंडली आपको वो बिल्कुल उतना ही कंटेंट देते हैं जितना कि रिक्वायर्ड है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट देखें तो उसका सिलेबस और एज अ सब्जेक्ट बहुत, एज अ सब्जेक्ट एंथ्रो इज़ वेरी बिग, बट व्हाट इज़ नीडेड फॉर यूपीएससी इज़ नॉट एज मच एज वी थिंक इट इज़। सो वो कंसाइज हो जाता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अनुदीप दूधी शेट्टी सर है, जिनका एक ब्लॉग है, मुझे वो ब्लॉग काफ़ी पसंद है। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स मेंशन करी है, एंड आई थिंक ही हैड डन सेल्फ स्टडी विथ रिगार्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी। सो इफ़ यू आर समबडी हु कैनॉट गेट थ्रू क्लासेस रूट्स, विच इज़ आई थिंक अ लॉट ऑफ द कैंडिडेट्स, सो मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली शायद सजेस्ट नहीं कर पाऊँ कि हाउ टू प्रिपेयर ऑन वेरी ऑफ योर ओन। आप ज़रूर अनुदीप सर की एक ब्लॉग है वो पढ़िएगा, या फिर सम अदर टॉपर हु हैज़ डन इट विदाउट पर्टिकुलरली कोचिंग। मोस्ट ऑफ माय नोट्स आर फ्रॉम माय कोचिंग, एंड एंथ्रो में आई फेल्ट दैट माय नोट्स इटसेल्फ वर नॉट इनफ। हेंस मैंने अपाला मैम, नारायण अमित सर, इनके भी नोट्स प्लस अक्षत जैन सर की जो बुक है उसको भी रेफर किया था, बिकॉज अक्षत सर की जो बुक है उसमें आंसर्स के जो फॉर्मेट है वो काफ़ी सही दिए हैं। सो उससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाउ यू एक्चुअली फ्रेम एंथ्रो आंसर्स। आई थिंक दैट इज़ देयर। विद एंथ्रोपोलॉजी 4 पॉइंट मुझे लगता है, 4 एस्पेक्ट्स हैं एंथ्रो के। एक होता है बायोलॉजिकल,
या फिजिकल आप जिसे कह लें, एक है सोशो कल्चरल, एक है आपका ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंड अनदर इज विथ लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजिकल एंड अदर दी जेनेटिक्स पार्ट। सो इसमें से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसमें ज़्यादा पर्सपेक्टिव का नज़रिया कम होता है। जैसे कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, तो जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, या जो दूसरे फॉसिल्स है वो कहाँ फाइंड हुए, उनके क्या मेजर फीचर्स है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये काफ़ी हद तक सारे लोग सेम ही लिखेंगे, right? So there is very less of subjectivity in the answer that you write. Definitely कुछ scholars के views होते हैं हर on every fossil that has been found, different जो current affairs हैं या कुछ updation आता है, जैसे Denisovan and everything got discovered etc. So उस तरीके से questions definitely आते हैं, but more or less ये सारी चीज़ें जो हैं is something that every person will write same almost. तो उसमें मार्क्स फेच करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। क्वेश्चंस ऑफ सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आर अ मच मोर सब्जेक्टिव वंस, जहाँ स्कॉलर्स के व्यूज जो हैं वो आपको बताने पड़ते हैं, तो उसमें एक अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिविटी रहती है, और उसमें हाउ मच यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट टू द एग्जामिनर रहता है। So attempting questions from physical anthropology as well as tribal anthropology की, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है ऑन इंडिजिनियस कल्चर्स, ये काफ़ी हद तक आप अच्छे एग्जाम्पल्स काफ़ी सोर्सेज से कोट कर सकते हैं, बट आई थिंक यू कैन राइट अ डिसेंट आंसर विदाउट इवन हैविंग मच मोर ऑफ डेप्थ ऑफ दिस थिंग। तो आप 2-4 एग्जाम्पल लेके काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी स्कॉलर का व्यू पूछा गया है, या एक क्वेश्चन है विच आई वुड लाइक टू एड्रेस जो पेपर 1 में इस साल आया था, विच वाज रेस एंड एथनिसिटी। सो जब ये शॉर्ट नोट पूछा गया है, तो अब आप इस शॉर्ट नोट में अगर स्कॉलर का व्यू डाल देंगे तो आपका आंसर एनरिचमेंट हो जाएगा कि रेस और एथनिसिटी ये क्या है, इसके डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज क्या हैं, एज वेल एज कि हर स्कॉलर रेस या एथनिसिटी के बारे में क्या बोल चुका है। तो मुझे लगता है इस तरीके से जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच होंगे, रैदर देन जस्ट डिफाइनिंग एंड गिविंग डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज ऑफ रेस एंड एथनिसिटी। आप हर आंसर में जितने स्कॉलर के व्यू जहां आप मेंशन कर सकते हैं वहां करेंगे, सो आई थिंक दैट एनरिचेस योर आंसर। This is more or less with anthropology. Okay, so now I will move on to my interview. आई थिंक इंटरव्यू इज़ अ वेरी डिफरेंट फेज जहाँ आप एक बुक रेफर नहीं कर सकते हैं। सो इंटरव्यू का मेन फेज होता है विच इज़ द डैफ फिलिंग। तो डैफ इज कॉल्ड एज द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपके आफ्टर यू हैव एनरोल्ड, आफ्टर यू हैव क्लियर्ड योर मेंस आपको भरना पड़ता है। सो उसमें आप बिल्कुल अच्छे से और केयरफुली ये पॉइंट्स भरिएगा। आई वुड से फिल इट ऑनेस्टली, बिकॉज अगर आपने कोई चीज़ करी है तो वो इन दी इंटरव्यू दिख कर आ जाएगा कि आपने वो चीज़ सही में करी है या नहीं करी है। इफ़ यू हैव डन इट, सो डेफिनेटली डू राइट इट। डैफ बेस्ड काफ़ी कुछ मेरा ऑलमोस्ट मेरे ग्रेजुएशन बेस्ड इंटरव्यू हुआ था, पूरा ही मेडिकल साइंसेस पे, एंड बिकॉज आई हैड वर्कड इन कोविड, so they had asked me a lot of questions about vaccines and कि कैसे कोविड हैंडल किया गया इंडिया में etc. So a lot of medical based questions. There were a few questions on IR, otherwise और कुछ factual questions, but otherwise most of it was my medical based questions. So मैं कहूँगी कि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर आप बिल्कुल ही रिसेंटली पास्ड आउट है, या फॉर दैट मैटर एनी हाउ is something that they can ask upon. So आपको वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, and all the areas that you have worked in. Secondly, interview के लिए I also think that confidence is a very important factor, and that confidence comes when you know yourself, या you know that the content and knowledge that you have prepared you are confident about, and be honest even if you do not know in the interview. ऐसे नहीं है कि आपको इंटरव्यू के स्टेज तक, मुझे लगता है शायद अभी भी मुझे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद नहीं पता होंगी, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि अगर नहीं पता है तो आप बता दीजिए कि आपको नहीं पता है, दैट यू विल हैव टू रीड मोर रिगार्डिंग इट। इट इज़ नॉट ईगो थिंग कि आप ले लें कि आपको नहीं पता है। इट्स ओके टू अग्री दैट यू डू नॉट नो सर्टेन थिंग्स. I think I've prepared most of it. I'll try to see if there are some questions that I can address, जो मुझे लगता है काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं।
अम, खुद के नोट्स बनाएं या दूसरों के नोट्स पढ़े इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अब वो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपको खुद के लिखे हुए नोट्स बेटर याद रहते हैं या आपको लगता है कि आपकी वैसे लिख कर मसल मेमोरी बेटर होती है, तो आपको वही करना चाहिए।